चैप्टर 1 समय मूल्यवान है, टाइम इज प्रेशियस। पाठ परिचय। यह कविता समय के महत्व को बताती है। जीवन की विविध स्थितियों में बच्चे आत्मविश्वास से जी सके, इसी को ध्यान में रखते हुए इस कविता का चयन किया गया है। पाठ का उद्देश्य कौशल, सस्वर वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, वचन, क्रिया शब्द, वचन संवर्धन गतिविधियाँ, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, खोजबीन। शिक्षा। समय बहुत मूल्यवान है, हमें इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। घूम लिए हम खूब बाग में, कर ली दुनिया की चर्चाएं। आओ बैठे झील किनारे, नए ढंग से पाठ पढ़ाएं। तिनका तिनका चुन कर लाकर बया घोंसला बुनती है। जो मेहनत हाथों से करते उनकी किस्मत बनती है। त्याग नींद का मुंह सवेरे, चिड़िया हमें जगाती है। मूल्यवान है समय बहुत ही, हम सबको बतलाती है। दाना दाना खोजबीन कर चींटी अन्न जमा करती है। बुरे समय के लिए बचाओ, यह शिक्षा हमको देती है। देखो कांटे ओढ़ पहनकर, फूल सभी मुस्काते खिलते। वही सुखी जो सहे मुसीबत, इन जैसे ही हंसते हंसते। इसी नदी को देखो बहती, कभी न रुकती दिन हो या शाम। और करो कुछ और बड़ों कहती, लेती नहीं विश्राम। पीपल बरगद नीम के नीचे, पथिक सदा करते आराम। सज्जन कभी न दुख देते, आते सदा सभी के काम। चैप्टर 2 बोध, रियलाइजेशन। पाठ परिचय। यह प्रेरणादायक कहानी सामाजिक मूल्यों और मानव व्यवहार पर आधारित है। पंडित चंद्रधर परिश्रम से अपना अध्यापन कार्य करते थे। दारोगा और मुंशी जी अपने स्वार्थ के लिए लोगों से पैसा वसूलते थे। इस कहानी में भौतिक पदार्थों व नैतिक मूल्यों की विजय दिखाई गई है। पाठ का उद्देश्य कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, वाक्य से क्रिया विशेषण छाटकर उनके भेद लिखना, अनेकार्थी शब्द, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण छाटकर लिखना। विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, कला संबंधता। शिक्षा। हमें अपने काम से संतुष्ट रहना चाहिए। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। नौकरी तो कर ली, पर सदा पछताया करते कि कहाँ आ फंसे। यदि कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं। वे भी इधर आए उधर गायब, न खाने का सुख न पहनने का आराम। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, वे थाने में हेड कांस्टेबल थे। दूसरे मुंशी बैजनाथ, वे तहसील में मुंशी थे। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कोई अधिक न था। तब भी उनकी जिंदगी चैन की और सुखमय थी। संध्या को वे कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। घर में कुर्सियाँ, मेज, गलीचे आदि थे। सारे मोहल्ले में उनका रौब था। उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते। 4 पैसे की चीज एक में लाते। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता। पंडित जी उनके ठाठ बाट देखकर कुड़ते और अपने भाग्य को कोसते। दोनों पंडित जी के घर कभी आटा, कभी दूध और सब्जी भेज देते। पंडित जी को दोनों के लड़कों को पढ़ाना पड़ता। कभी कभी वे पंडित जी से कुछ कह भी देते, पर पंडित जी मन मार कर रह जाते। उन्हीं के कारण कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते थे। बेचारे अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते। इन स्थितियों से निकलने के लिए पंडित जी ने प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामदी की, पर कुछ न हुआ। अंत में हार कर बैठ गए। इतना सब होने पर भी वे ठीक समय पर जाते, देर से घर आते और मन लगाकर पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे।
साल में कुछ इनाम देते और वेतन बढ़ाने का जब कभी अवसर आता उनका विशेष ध्यान रखते। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की सलाह की। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा, पर उन्होंने मना किया। जब उन लोगों ने खर्च देना स्वीकार किया तो पंडित जी इनकार न कर सके। बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी। ये लोग खा पी कर स्टेशन पर जा बैठे। जिस समय गाड़ी आई, चारों ओर भगदड़ सी मच गई। हजारों यात्री जा रहे थे। इस उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब एक साथ थे। वे एक डिब्बे में चढ़े। जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब ने डांट कर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा तो वह बोला, ये थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर ने बोला, तुम कौन हो जी? मुसाफिर बोला, हम वही हैं जिस पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था और जिससे आप 25 रुपए लेकर टले थे। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे दारोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? ये थाना थोड़ी है कि आपके राज में फर्क पड़ जाएगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी, ठाकुर साहब ने कहा। दूसरा मुसाफिर कहता है, आपने मेरी सूरत भले ही ना देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है। गांव के मेले में आपने मुझे बिना बात डंडे लगाए थे। ये कहकर उसने और भी पांव फैला लिए। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे। डरते थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। जो ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डब्बे में बिठाया। इधर दोनों ने उनका सामान उतारकर जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर जा गिर पड़े। गार्ड से कहने दौड़े थे कि इंजन ने सीटी दे दी। क्या करते? जाकर गाड़ी में बैठ गए। उधर मुंशी बैजनाथ के पास पैर फैलाने तक की जगह न थी। उनकी तबीयत खराब हो गई। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ पड़ने लगे। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह सहन किया। आगे चलकर मजबूर हो गए। ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव, के और दस्त। एक स्टेशन पर उतर पड़े। प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई। बच्चों को लेकर उतर पड़ी। सामान उतारा, परंतु जल्दी में बक्सा उतारना भूल गई। गाड़ी चल दी। दारोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वो भी उतर पड़े। स्टेशन मास्टर ने ये हाल देखा तो समझे हैजा हो गया। हुक्म दिया, रोगी को अभी बाहर ले जाओ। मजबूर होकर सब लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे ले गए। उनकी पत्नी रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा पास ही एक छोटा अस्पताल है। उन लोगों की जान में जान आई। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्लौर के रहने वाले हैं। ढांढस बंधा। दारोगा जी मुंशी जी को लेकर अस्पताल दौड़े। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल। कंपाउंडर था। लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। उन्हें देखकर बैजनाथ धीरे से बोले, अरे ये तो बिल्लौर के ही हैं। भला सा नाम है। तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हो? चोखेलाल बोले, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ तो आप डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं। ना दूं तो शाम तक खड़े रहना पड़े। अब मेरी फीस के 10 रुपए निकालिए और दवा लेकर चलते बनिए। दारोगा जी पूछते हैं, 10 रुपए? चोखेलाल कहते हैं, जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहें तो 10 रुपए रोज। दारोगा जी ने बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे। तब उन्हें बक्से की याद आई। वह तो गाड़ी में ही छूट गया। छाती पीट ली। दारोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपए निकालकर चोखेलाल को दिए। उन्होंने दवा दी। दिन भर में कुछ फायदा न हुआ। रात को दशा संभली। दूसरे दिन फिर दवा के लिए मुंशियाइन का एक गहना बाजार में बेचा गया।
शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी। तब रात की गाड़ी में बैठे। अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह न मिली। एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए गए। इतने में बूंदें गिरने लगी, बिजली चमकने लगी, बच्चे रोने लगे। सब परेशान थे कि कहाँ जाएं। अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी ने पास जाकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी? उसने पंडित जी को ध्यान से देखा, झुककर पैर छूते हुए बोला, गुरुजी, आपने पहचाना नहीं? मैं कृपा शंकर, आपका पुराना शिष्य। पंडित जी की स्मृति जागी। बोले, ओहो, तुम कृपा शंकर हो। तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होंगे। कृपा शंकर बोले, जी हाँ, 9वां साल था। मैंने वहाँ से आकर इंटर पास किया। अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से हैं। सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। ठहरने की जगह की चिंता ना कीजिए, घर चलिए। पंडित जी ने कहा, नहीं, मेरे साथ दरोगा जी और मुंशी जी तथा उनके बाल बच्चे भी हैं। कृपा शंकर बोले, गुरुजी, सबको साथ ले चलिए। मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है, आराम से 2-4 दिन ठहरिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का कुछ अवसर मिला। कृपा शंकर ने कई कुली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने झटपट चारपाइयां बिछा दी। घर में पूरियां पकने लगी। कृपा शंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर लिया और सब लोग खा पीकर सोए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या में रहे। किसी बात का कष्ट न हुआ। कृपा शंकर ने स्वयं उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन कराए। तीसरे दिन सब चलने लगे तो वह स्टेशन तक पहुंचाने आया। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और कहा, इस सेवक को याद करते रहिएगा। पंडित जी घर पहुँचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। पाठ 3, अभ्यास का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस। पाठ परिचय। विद्या अर्जित करने के लिए अभ्यास बहुत आवश्यक है। अभ्यास के बल पर ही एक मूर्ख कहा जाने वाला बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत का प्रकांड विद्वान बना और उसने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा। पाठ का उद्देश्य: कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक शब्दांशों का प्रयोग कर नए शब्द बनाना, लिंग बदलना, वाक्य बनाना, वाक्यांशों के लिए उपयुक्त विकल्प चुनना। विषय संवर्धन गतिविधियाँ: जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, परियोजना कार्य, कला संबंधिता, संवाद। शिक्षा: कुछ सीखने के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी। प्राचीन काल में एक गुरुकुल में वरदराज नाम का एक बालक पढ़ता था। उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। सभी विद्यार्थी उसे मूर्खराज कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। शायद मैं सचमुच ही बुद्धू हूँ। गुरुजी भी वरदराज को बहुत समझाते, परंतु वरदराज को कुछ समझ न आता। बेटा वरदराज, अध्याय पर ध्यान दिया करो ताकि उसे समझ सको। हाँ गुरुजी, आज मैं पूरा अध्याय याद कर लूंगा। गुरुकुल के सभी विद्यार्थी गुरुजी के प्रश्नों का उत्तर देने को तत्पर रहते, लेकिन वरदराज किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। किस किस ने अपना पाठ याद कर लिया है? वरदराज, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। अंततः एक दिन गुरुजी वरदराज से पढ़ाई लिखाई छोड़ देने को कहते हैं। बेटा वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम अपने गांव लौट जाओ और पिता के काम में हाथ बटाओ। शायद भगवान ने मेरे भाग्य में विद्या लिखी ही नहीं। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज को बहुत दुख हुआ। वो गुरुजी के पांव छूकर घर की ओर चल पड़ा। उसने रास्ते में सत्तू खाया और पानी पीने के लिए एक कुएं पर गया। कुएं पर पानी भरने आई महिलाओं द्वारा
कुएं की जगत पर जहाँ घड़े रखे जाते थे वहाँ उसे गड्ढे दिखाई दिए। घड़े रखने के लिए आपने ये कितने अच्छे गड्ढे बनाए हैं। यहाँ ये गड्ढे हमने नहीं बनाए हैं, ये निशान घड़ों के कारण स्वयं ही बन गए हैं। क्या मिट्टी के घड़ों में इतनी शक्ति होती है कि वो पत्थर को घिस दे? हाँ बेटा, घड़ों के बार बार की रगड़ से पत्थर घिस गया है और ये निशान बन गए हैं। ये देखो, कुएं की लोहे की घिरनी भी रस्सी से घिस घिस कर चिकनी और चमकदार हो गई है। जब मिट्टी के घड़े पत्थर को और कोमल रस्सी लोहे की घिरनी को घिस सकते हैं, तो बार बार अभ्यास से क्या मैं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता? कुएं के पत्थर और घिरनी को देखकर वरदराज ने एक संकल्प लिया और उसके मन की निराशा दूर हो गई। उसने खूब परिश्रम से पढ़ाई करने की ठान ली। मैं खूब परिश्रम करूंगा और बार बार अभ्यास करूंगा। वरदराज गुरुकुल लौट आया। उसने गुरुजी को अपने मन की बात बताई। उसकी बात सुनकर गुरुजी प्रसन्न हो गए। गुरुजी प्रणाम। अब से मैं खूब परिश्रम करूंगा। कृपया मुझे एक अवसर और दे दीजिए। ठीक है पुत्र, लगन से पढ़ना और प्रतिदिन अभ्यास करना। जो समझ में ना आए मुझसे निसंकोच पूछना। वरदराज अभ्यास के महत्व को समझ चुका था। उसने खूब परिश्रम किया। बड़ा होकर यही वरदराज संस्कृत का प्रकांड विद्वान बना। उसकी ख्याति सारे भारत में फैल गई। पंडित वरदराज ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। पाठ 4, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यूनाइटेड इंडिया, ग्रेट इंडिया। पाठ परिचय। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है। यहाँ विविध धर्मों, भाषाओं और विविधताओं का अनूठा संगम है। विविधता में एकता ही भारत की विशेषता है। पाठ का उद्देश्य: कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, पर्यायवाची शब्द, क्रिया विशेषण, लिंग, विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, खोजबीन। शिक्षा: राष्ट्रीयता की भावना को सर्वोपरि मानना। भारत तमाम विविधताओं के बावजूद फूलों की एक माला के समान है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक है। भारत विविधताओं में एकता का एक आदर्श उदाहरण है। विश्व पटल पर भारत के समान कोई अन्य देश नहीं है। भारत की सभ्यता, संस्कृति विश्व में प्राचीनतम एवं महान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश विश्व का 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में विश्व के सभी प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में अत्यधिक ठंड पड़ती है। वहीं राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि राज्यों में भयंकर गर्मी पड़ती है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड की आबोहवा स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम और प्राकृतिक सौंदर्य से भरी है। इसलिए यहाँ पर्यटकों के आने का तांता लगा रहता है। कश्मीर को तो धरती का स्वर्ग माना जाता है। इसी प्रकार से उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मासिनराम और चेरापूंजी यही स्थित है। असम को कुछ लोग दुर्गम ऊंचे पर्वतों, भयंकर भूकंपों और भयानक बाढ़ का प्रदेश मानते हैं। भौगोलिक दृष्टि से ये प्रदेश सचमुच ऊंचा नीचा अर्थात असम या असमान है। सिक्किम में वन संपदा प्रचुर मात्रा में है। यह जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है। सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक यानी जैविक राज्य है। दक्षिणी राज्य समुद्र तट पर स्थित है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की जलवायु श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया की जलवायु से मिलती जुलती है। वहीं बर्फीले प्रदेश यूरोप की जलवायु से मिलते जुलते हैं। राजस्थान की जलवायु मरुस्थलीय देशों से मिलती है। जलवायु विभिन्नता का असर खान पान, रहन सहन, आचार विचार, शारीरिक रंग रूप एवं आकार प्रकार के साथ साथ पहनावे पर भी पड़ता है।
पर्वतीय भागों में अधिक ठंड पड़ने के कारण यहाँ के निवासी ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, जबकि समुद्र तटीय लोगों को ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उसी प्रकार खान पान में भी पर्याप्त विभिन्नता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों के निवासियों का प्रिय भोजन मछली चावल है, वहीं उत्तरी भारत में दाल रोटी और सब्जी बड़े चाव से खाई जाती है। ये तो विविधताओं की बात हुई। अब हम एक दृष्टि विविधताओं के पीछे छुपी भारत की एकता पर डालते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध भोजन डोसा, इडली, उत्तपम, वड़ा आज पूरे देश में बनाया और खाया जाता है। महाराष्ट्र का श्रीखंड, पोहा और गुजरात का ढोकला और भाकरा पूरे देश के लोग चाव से खाते हैं। राजस्थान की दाल बाटी चूरमा, प्याज की कचौड़ी, गट्टे की सब्जी पूरे देश के लोग पसंद करते हैं। इसी प्रकार उत्तर भारतीय व्यंजन तंदूर की रोटी, नान, सब्जी, दाल, लिट्टी चोखा दक्षिण और पश्चिम भारत के लोग चाव के साथ खाते हैं। दक्षिण भारतीय नृत्य भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से आता है, और कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश से आता है, पूरे देश में पसंद किए जाते हैं। वहीं उत्तरी भारतीय नृत्य कथक के कदरदान पूरे देश में है। यद्यपि ऊपरी तौर पर भारत के विभिन्न प्रदेशों में पर्याप्त विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है, तथापि अपने आचार विचारों की एकता के कारण यहाँ सदा सामाजिक संस्कृति का एक ही रूप देखने को मिलता है। यही कारण है कि तमाम विविधताओं के बावजूद भारत प्राचीन काल से सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक इकाई के रूप में विश्व का मार्गदर्शन करता आया है। इसीलिए भारत में अनेकता में एकता को बनाए रखने में भारतीय संस्कृति एवं अध्यात्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्कृत भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी है, इसीलिए भारतीय भाषाओं पर इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, बोडो आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है, जो संस्कृत की भी लिपि है। हिंदी अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, अतः इसे भारतीय संविधान की 343वीं अनुसूची के अनुसार राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यही एक भाषा है जो सारे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। भारत को एक बनाने में हमारे धार्मिक स्थलों की महती भूमिका है। आप देश के किसी भी भाग में चले जाएं, आपको एक ही तरह के मंदिर दिखाई देंगे। इनके गर्भगृह, आंगन, गोपुरम में पर्याप्त समानता देखने को मिलती है। इसी प्रकार अन्य धर्मों में पूजा स्थलों में भी यही समानता दृष्टिगोचर होती है। भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के मिलने से बना गणतांत्रिक देश है। भारत जैसी विविधताओं का मिलना विश्व के किसी एक देश में अन्यत्र दुर्लभ है। प्राचीन काल से ही भारत विश्व गुरु कहलाता आया है। जब शेष विश्व अंधकार में डूबा था, तब भारत के तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और दंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। वर्तमान समय में भारत ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक अपना यान भेजकर विश्व के शीर्ष देशों में अपना नाम शुमार कर लिया है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की बहुत तेज गति से बढ़ने वाली एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। साथ साथ भारत विश्व शांति की दिशा में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। देश के नागरिकों को सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम एक महान देश के निवासी हैं। अतः हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे विश्व में भारत की छवि खराब हो। हमें इस महान देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की हर कीमत पर रक्षा करनी है। देश की एकता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस देश ने हमें सब कुछ दिया है। नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्रीय गौरव को बराबर रखते हुए इसके विकास में अपना अमूल्य योग। पाठ 5 चेतक। पाठ परिचय। मेवाड़ के महाराणा प्रताप को अपने घोड़े चेतक से बड़ा लगाव था। चेतक बड़ा ही निर्भीक और वफादार घोड़ा था। उसके गुणों के कारण ही उसे कविताओं में महाराणा के साथ प्रमुखता से स्थान दिया गया है। प्रस्तुत कविता चेतक के गुणों का बखान करती है। पाठ का उद्देश्य: कौशल, सस्वर वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन। व्याकरणिक: शब्दों के लिंग बदलकर दोबारा लिखना, शब्दों के वचन बदलकर दोबारा लिखना,
विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, संवाद, खोजबीन। शिक्षा, हमें पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। रण बीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था यहीं, रहा अब यहाँ नहीं। वह वहीं रहा, था वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किसी अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया अचानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर घेर गया। भाला गिर गया, गिरा निशंक, हर टापों से खन गया अंक। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देखा रंग। पाठ 6, पंच परमेश्वर। पाठ परिचय। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, मनुष्य को हमेशा न्याय का ही साथ देना चाहिए। उसे किसी के भी दबाव में आकर न्याय के पथ से नहीं हटना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी ने मित्रता तथा शत्रुता की परवाह न करते हुए न्याय का ही साथ दिया। पाठ का उद्देश्य: कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, संज्ञा शब्द, संयुक्त वर्णों वाले शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द। विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, परियोजना कार्य, संवाद। शिक्षा, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। उनकी साझे में खेती होती थी। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे, तब अपना घर अलगू को सौंप कर गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ जाते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। उसके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक संपत्ति की रजिस्ट्री ना हुई, तब तक मौसी का खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। अब बेचारी मौसी को नित्य ही कड़वी बातें सुननी पड़ती और अपमान सहन करना पड़ता था। कुछ दिन तक मौसी ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की और अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की। जुम्मन ने उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? मौसी ने नम्रता से पूछा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़ी ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। मौसी बिगड़ गई और उसने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दी। जुम्मन हंसकर बोला, हाँ जरूर पंचायत करा लो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। सभी गांव वाले उसका एहसान मानते थे। ऐसा कौन था जो उसे अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले ही सारा प्रबंध कर रखा था। 5 लोग बैठ गए तो बूढ़ी मौसी ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर काटा, पर अब दिन रात का रोना नहीं सहा जाता। अब ना पेट को रोटी मिलती है, ना तन को कपड़ा। आप लोग जो राह निकाल दो, उसी पर चलूंगी। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस बात को लेकर जुम्मन शेख और मौसी में कुछ कहा सुनी हो गई। मौसी बोली, खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं और ना दुश्मन, और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो।
अलगू चौधरी को तो मानते हो, मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भाव को छिपाकर बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, पर जब अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की तो एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ने लगा। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी मेरे साथ बैठा कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ें खोदने पर तुला है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आएगी? अलगू ने फैसला सुनाया, जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है कि मौसी को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर नहीं तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। वे मिलते जुलते थे, लेकिन वैसे ही जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। अब वह यही सोचता कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से 2 बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? निदान सलाह ठहरी कि इसे बेच देना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, वो इक्का हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भरकर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा कि बैल हाथ लगे तो दिन भर बैखट के 3 खेप हो। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह ना की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रंगेदने। दिन में 3-3, 4-4 खेप करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ रूखा सूखा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न ले पाता था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजती थी। कहाँ सुख चैन, कहाँ आठों पहर की खपत। महीने भर में पिस गया। एक दिन चौथी खेप में साहू ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर, पैर न उठते थे, पर साहू को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी, इसीलिए उसे निर्दयता से कई कोड़े फटकारे। बैल धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। जब अलगू अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते और अंट शंट पकने लगते। दोनों ने परामर्श किया कि इस तरह सिर फुटोवल से काम नहीं चलेगा। पंचायत करा लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर दी। पंचायत बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किसे सरपंच चुनते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। किसी ने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उचरा तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उचरा होगा। सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते हुए शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देववाणी के सदृश है, अतः मेरा सत्य से जौ भर भी हटना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि वो अलगू को बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया, उस वक्त उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई प्रबंध नहीं किया गया। सरपंच का फैसला सुनकर
अलगू चौधरी फूले न समाये और खुशी से उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वाह। उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर ध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। जुम्मन शेख सरपंच के आसन से उठे और अलगू चौधरी को गले से लगा लिया। दोनों ऐसे मिले जैसे बरसों के बिछड़े मिल रहे हों। पाठ 7, ईमानदार लड़का, ऑनेस्ट बॉय। पाठ परिचय। ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। गरीब बसंत दुर्घटना में घायल होने के बावजूद छोटे भाई के हाथों राजकिशोर के बाकी पैसे भिजवाता है और अपनी ईमानदारी से राजकिशोर का दिल जीत लेता है। पाठ का उद्देश्य: कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, लिंग, वचन, रूढ़ शब्द। विषय संवर्धन गतिविधियाँ: जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, संवाद। शिक्षा: हमें ईमानदार व्यक्ति बनना चाहिए। पहला दृश्य। थान बाजार। बसंत फटे कपड़े पहने थैले में सामान रखकर बेच रहा है। बसंत: छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सिलाई ले लो। इतने में उसकी नजर मजदूरों के नेता पंडित राजकिशोर पर पड़ती है। साहब, बटन ले लीजिए। देशी बटन साहब। दिया सिलाई ले लीजिए। राजकिशोर: नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआंसा होकर: साहब, सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से पैसे निकालकर: तुम तो, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। बसंत: नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छन्नी ले लीजिए। राजकिशोर: भाई, मेरे पास खुले पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है, मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूंगा। बसंत: लाइए, मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ, नोट लेकर, आप यहीं ठहरे। मैं अभी आया। बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। कृष्ण कुमार: कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? राजकिशोर: भाई, एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। कृष्ण कुमार: तो बस, अब नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं। राजकिशोर: पर भाई, वाह। लड़का तो मुझे भला लगता था, चलो कोई बात नहीं, समझेंगे कि 1 रुपया देकर एक नया सबक सीखा। दोनों जाते हैं। दूसरा दृश्य। स्थान: किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप पंडित राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। प्रताप एक व्यक्ति से: क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति: कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं। वे उस नीले दरवाजे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं। राजकिशोर: क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप: जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी, आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, उसके दोनों पैर कुचल गए, वाह। बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपको पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ। राजकिशोर: तुम्हारे घर में कौन कौन है? प्रताप: कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भीखू अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। राजकिशोर: बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर: अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ जल्दी आओ, भीखू अहीर का घर पूछ लेना। प्रताप को साथ लेकर चलता है। तीसरा दृश्य। स्थान: भीखू अहीर का घर। बसंत जमीन पर पड़ा करा रहा है। भीखू उसे डांट रहा है। भीखू: बड़ा दर्द है? दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। बसंत: चाचा, तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुँचा दो। भीखू: मैं पहुँचा दूँ? हैं? मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश। प्रताप:
ये रहा साहब। बसंत, आप आए हैं। आप न जाने क्या सोचते होंगे। राजकिशोर, चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। अमर सिंह और डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर, नमस्कार पंडित जी। तो यहाँ लड़का है। बसंत को देखकर ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करके आता हूँ। जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। राजकिशोर जाते हैं। डॉक्टर सुई लगाता है। प्रताप भाई का हाथ थामता है और पर्दा गिर जाता है। पाठ 8 प्रथम राष्ट्रपति का बचपन, चाइल्डहुड ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संस्मरण पर आधारित है। इसके माध्यम से उन्होंने अपने बचपन के सुनहरे पलों को याद किया। पाठ का उद्देश्य: कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, वर्ण विच्छेद, की अथवा की के वाक्य पूरे करना, विषय संवर्धन गतिविधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, समस्या समाधान। शिक्षा: हमें बचपन की बातें याद रखनी चाहिए। 5वें या 6ठे बरस में मेरा अक्षरारंभ कराया गया था। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। जिस दिन अक्षरारंभ हुआ, मौलवी साहब आए, मिठाइयाँ बांटी गई। हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए। एक मैं और दूसरे वे जो अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई थे। तीसरे यमुना प्रसाद जी थे, जो हम दोनों से बड़े थे। वो तमाम खेल और लड़कपन की शैतानी में आगे रहा करते थे। उनके एक चचा, जो मेरे भी चचा थे, बड़े मजाक पसंद थे। वो मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वे घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे, फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी अच्छा खेलते थे। मौलवी साहब, जो हम लोगों को पढ़ाने आए, विचित्र स्वभाव के आदमी थे। बहुत सी बातों पर उनका दावा था। बलदेव चचा के मजाक के लिए वो एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गए। चचा तरह तरह की बातें मौलवी साहब को सुनाते और उनको उत्साह देकर वाह कहलवा देते कि वे भी चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, जानते या कर सकते हैं। मौलवी साहब का दावा था कि वो शतरंज खेलना भी खूब जानते हैं। बलदेव चचा मौलवी साहब के साथ शतरंज खेलते, पर वे कभी न जीतते। हम बच्चे इन मजाकों को कौतूहल से सुनते। हंसने का मौका आ जाए तो हंसना मुश्किल हो जाता था। एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में बंदर आ गए हैं, उनको गुलेल मारकर भगाया जा सकता है। इतना सुनना था कि मौलवी साहब बोल उठे कि वो गुलेल चलाना अच्छी तरह से जानते हैं। बलदेव चचा सब समझ गए। मजाक के लिए उन्हें बगीचे में ले गए। उन्होंने गुलेल और गोली उनको सुपुर्द करके कहा कि खूब खींचकर एक बंदर को मारिए। मौलवी साहब ने खूब खींचकर गोली बंदर को मारने की कोशिश की। इतने में ही उनके बाएं हाथ के अंगूठे से खून टपकने लगा और चोट के दर्द से वे सहम कर बैठ गए। गोली बंदर की बजाय वो खुद को मार बैठे थे। एक दिन सब लोग शाम को टहलने निकले। मौलवी साहब और बलदेव चचा भी थे। तरह तरह की बातें हो रही थी कि इतने में सामने से सांड आ गया। सबने कहा, ये सांड लोगों को मारता है। बलदेव चचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे, वो बेखौफ आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें दे पटका। एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। कोई काम वे नहीं जानते, इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं। वो बंदूक लेकर चल दिए। कुछ दूरी पर एक ऊंचे दरखत पर एक गिद्ध बैठा नजर आया। वो काफी ऊंचाई पर था और बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता था। मौलवी साहब को जो बंदूक दी गई थी, वह पुरानी किस्म की थी। मौलवी साहब ने तो पहले कभी बंदूक चलाई ही नहीं थी।
उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रखकर ज्यों ही घोड़ा दबाया कि गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब स्वयं गिर पड़े। उन्हें उठाकर घर लाया गया। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहे। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए। दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। वो बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी। तब गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वो एक कोठरी में रहा करते थे। सामने आंगन में तख्तपोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। सवेरे आकर पहले पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता। जो जितना जल्दी याद कर लेता उसको उतनी ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता था। तब तक सूर्योदय हो जाता। हम अपना मुंह हाथ धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुंच जाते। प्राय आधे घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते, किताब बंद करो। किताब बंद करके तख्ती निकालनी पड़ती। तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती और खाना खाकर फिर उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता। मौलवी साहब चारपाई पर सोते। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती। संध्या को जल्दी नींद आती। डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकाते देख न लें, नहीं तो मार पड़ती। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे। खेलकूद में यमुना भाई लीडर थे। जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही करते। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। यमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते और उसे छिपाकर दिए में रख देते। वो शीघ्र ही तेल सोख लेती और दिया जल्दी बुझने पर आ जाता। मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला और वो मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म दे देते। और जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ वह दूसरे मौलवी साहब ने ही दिया। हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर हमें छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। पाठ 9, हार की जीत। डिफीट टर्न्स इनटू विक्ट्री। पाठ परिचय। ऊंचे और पवित्र विचारों में दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति का भी मन बदल देने की शक्ति होती है। पढ़िए कैसे बाबा भारती के संत सरी के वचन डाकू खड़क सिंह का मन बदल देते हैं। पाठ का उद्देश्य कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, विशेषण, विशेष्य छाटना, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना, विषय संवर्धन गतिविधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, संवाद। शिक्षा, हमें किसी की कोई चीज देखकर लालच नहीं करना चाहिए। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देकर आता था। भगवान की पूजा अर्चना से जो समय बचता था उसे वो घोड़े की देखभाल में लगाते थे। उनका घोड़ा बलवान और सुंदर था। उस घोड़े की सुंदरता की चर्चा बहुत दूर दूर तक थी। बाबा भारती उसे प्यार से सुल्तान कहकर पुकारते थे। वो घोड़े की सेवा अपने हाथों से करते, खुद दाना खिलाते और उसे देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने अपनी धन, दौलत, जमीन जायदाद आदि सभी कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकेंगे। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वे कहते थे ऐसा चलता है जैसे मोर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह वहां का नामी डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका मन सुल्तान को देखने के लिए मचल उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास आया और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है?
खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो, इधर कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे देखता है बस देखता ही रह जाता है। बहुत दिनों से सुल्तान को देखने की अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया अभिमान से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों के सामने पहले कभी ना आया था। सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा उसके पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर वहीं पर चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? घोड़े की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए बाबा का हृदय और भी अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु के वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। खड़क सिंह जिद्दी था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती उस पर अपना अधिकार समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, ये घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रातें अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। उन्हें हर समय खड़क सिंह का भय लगा रहता। कई मास बीत गए, परंतु वो न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान भी हो गए और इस भय को स्वप्न की तरह झूठा समझने लगे। एक दिन संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक और मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते तो कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज पेड़ की छाया में पड़ा करा रहा है। बाबा ने पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है बच्चा? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। मुझे यहाँ से 3 मील दूर जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। उनके मुख से चीख निकल गई। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब ना दूंगा। परंतु एक बात तो सुनते जाओ, बाबा भारती बोले। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके बारे में कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस बात को किसी को भी मत बताना। खड़क सिंह का मुंह खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस बात को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, पर कुछ समझ न सका। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इससे आपको क्या डर है?
सुनकर बाबा जी बोले, लोगों को यदि इस बात का पता चल गया तो वो किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में अब भी गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं। भजन पूजा छोड़कर बस इसकी रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मुख पर जरा भी दुख दिखाई ना पड़ता था। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर से कोई शब्द सुनाई नहीं दिया। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वो धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। सूर्योदय से पूर्व बाबा भारती उठे। कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात उनके पांव अस्तबल की ओर ऐसे बढ़े जैसे कोई सपने में चल रहा है, परंतु फाटक पर पहुंचकर जरा रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और बड़े प्यार से घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। फिर वो संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। पाठ 10 मजदूर लेबरर। पाठ परिचय। आपने प्राय नई बनती इमारतों, सड़कों आदि में मजदूरों को काम करते हुए देखा होगा। इस कविता के द्वारा मजदूर व्यक्ति के हृदय की भावनाओं को दर्शाने का प्रयास किया गया है। पाठ का उद्देश्य: कौशल, सस्वर वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन। व्याकरणिक सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना, विशेषण को विशेष्य से मिलाना। विषय संवर्धन गतिविधियाँ: जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, परियोजना कार्य। शिक्षा: हमें मजदूरों को भी इंसान समझना चाहिए और उनसे सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। अंबर पर जितने तारे, उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा, और अभी आगे आने वाले सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर वंद्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। औरों के हित लगा हुआ हूँ महल सजाने, ऐसे ही मेरे कितने साथी भूखे रह लगे हुए हैं औरों के हित अन्न उगाने। इतना समय नहीं मुझको जीवन में मिलता, अपनी खातिर सुख का कुछ सामान जुटा लूं, पर मेरे हित उनका भी कर्तव्य नहीं क्या। मेरी बाहें जिनके भरती रही खजाने, अपने घर के अंधकार की मुझे नहीं चिंता। मैंने तो औरों के बुझते दीप जलाए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। पाठ 11 नैनीताल की सैर। अ ट्रिप टू नैनीताल। पाठ परिचय। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर नैनीताल हिमालय पर्वत में एक चमकदार गहने की तरह है। प्रस्तुत लेख में झीलों का कस्बा कहलाने वाले नैनीताल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। पाठ का उद्देश्य: कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे
चिंतन और मनन। व्याकरणिक, सार्थक व निरर्थक शब्द, दो शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाना। विलोम शब्द, विषय संवर्धन गतिविधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, संवाद, कला संबद्धता। शिक्षा, हमें देश के पर्वतीय पर्यटन स्थलों की यात्रा करनी चाहिए। आनंद और शिखा अपने कमरे में बैठे थे। दोनों काफी खुश थे। खुश क्यों ना हो, आखिर दोनों नैनीताल जो घूमकर आए थे। उनके माता पिता उन्हें प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में घुमाने ले जाते थे। वो कल शाम ही लौटे थे, इसीलिए यात्रा की बातें कर रहे थे। तभी आनंद का मित्र विकास आता है और कहता है, क्या बात है आनंद, बहुत खुश नजर आ रहे हो। आनंद जवाब देते हुए कहता है, हाँ विकास, वो हम नैनीताल घूमने गए थे, कल शाम ही लौटे हैं। बस वहीं की यादों में खोकर खुश हो रहे थे। भाई वाह, तुम लोग घूमने गए थे, मुझे तो पता ही नहीं था, विकास बोला। आनंद ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हम लोग हर साल मम्मी पापा के साथ कहीं न कहीं घूमने जाते हैं। अच्छा तो आनंद, नैनीताल के बारे में मुझे भी कुछ बताओ, विकास ने जिज्ञासापूर्वक कहा और पलंग पर बैठ गया। विकास, नैनीताल समुद्र तल से 1936 मीटर यानी कि 6360 फुट की ऊंचाई पर 1173 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला एक अत्यंत रमणीय स्थान है। उत्तर में चीनी पर्वत श्रेणी, पश्चिम में देवपथ और दक्षिण में अयारपाटा पर्वत श्रेणी यानी तीनों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ ये मनोरम नगर झीलों की अधिकता के कारण दशकों पहले छकता कहलाता था। छकता यानी 60 झीलों वाला क्षेत्र। शायद पहले यहाँ 60 झीलें थी, लेकिन इनमें से कई झीलें सूख गई और पोखरों में परिवर्तित हो गई। जो झीलें अभी बची हैं, उनसे भी ये नगर बहुत सुंदर लगता है। पहले बहुसंख्यक झीलों के कारण इसकी सुंदरता कितनी अधिक मोहिनी रही होगी, इसका तो सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। सिर्फ झीलें ही क्यों, यहाँ पर वे सारी चीजें हैं जिनसे ये विश्वास होता है कि देवलोक से उतरकर स्वयं भगवान ने इस नगर को प्राकृतिक सौंदर्य उपहार स्वरूप प्रदान किया है, जिसके कारण आज भी दूर दूर से असंख्य लोग बरबस यहाँ खिंचे चले आते हैं। नैनीताल जाने और घूमने फिरने का उपयुक्त समय अप्रैल के प्रारंभ से जून के मध्य तक और सितंबर के मध्य से अक्टूबर के अंत तक का रहता है। वैसे ठंड के दिनों में भी अनेक लोग यहाँ आते हैं, खासकर हिमपात देखने के लिए, लेकिन उन दिनों ठंड काफी अधिक पड़ने के कारण कुछ अन्य तरह की परेशानियां भी सामने आती हैं। चूंकि नैनीताल देश का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है, अतः यह देश के सभी प्रमुख नगरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, हरिद्वार, देहरादून, रानीखेत आदि नगरों से नैनीताल के लिए सरकारी और निजी, साधारण तथा डीलक्स बसों की सीधी सेवाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं। अभी तक इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, इसीलिए नैनीताल भी रेल मार्ग से अछूता है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन 35 किलोमीटर दूर काठगोदाम है। वैसे इन पर्वतीय क्षेत्रों में यदि रेल से यात्रा करनी हो तो छोटी लाइन वाली गाड़ियों से यात्रा करना अधिक रोमांचक और आनंददायक लगता है। नैनीताल से कुछ दूर तक आप आनंद उठा सकते हैं। छोटी लाइन की गाड़ियाँ लाल कुआं, जो नैनीताल से 52 किलोमीटर दूर है, तक आती हैं। इन दोनों स्थानों लाल कुआं और काठगोदाम से नैनीताल की दूरी टैक्सी द्वारा तय की जा सकती है। नैनीताल का निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर में, जो कि 71 किलोमीटर दूर है। नैनीताल में कई दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। राजभवन, ये अंग्रेजों द्वारा बनवाया हुआ है। ग्रीष्मकालीन में जब संयुक्त प्रांत की राजधानी नैनीताल आती थी, तब गवर्नर यहीं रहते थे। अब भी गर्मी के दिनों में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल यहीं रहते हैं। मोहक, सौंदर्यपूर्ण और शांत परिवेश में बनाया गया 113 कमरों वाला ये 2 मंजिला भवन अत्यंत भव्य है। बड़े बड़े पेड़ों से घिरे और हरे भरे पहाड़ के समीप इस शांत स्थान पर समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। स्नो व्यू, नैनीताल से उत्तर की ओर 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आप यहाँ पहुँच सकते हैं। चढ़ाई उतराई के लिए यहाँ टट्टू भी उपलब्ध रहते हैं और रोपवे ट्रॉली भी। अधिक आनंद उठाने के लिए बेहतर होगा कि टट्टू पर बैठकर ऊपर जाएं और ट्रॉली में बैठकर नीचे लौटें। 7,450 फुट यानी कि 2,270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस स्थान से दूरबीन
जो यहीं उपलब्ध है, द्वारा दूर दूर तक फैली हिममंडित पर्वत श्रृंखला, रानीखेत आदि के दृश्यों को देख सकते हैं। उतरते समय ट्रॉली से नैनीताल का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। हनुमानगढ़ी। नैनीताल से हनुमानगढ़ी तक की 3 किलोमीटर की दूरी आसपास के सुंदर दृश्यों को देखते हुए पैदल भी तय की जा सकती है। समुद्र तल से 1951 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस स्थान से सूर्यास्त का बहुत ही मोहक दृश्य दिखाई पड़ता है। इस शांत वातावरण में हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। प्राचीन उद्यान। यहाँ आप टैक्सी से जा सकते हैं और चाहे तो पैदल भी। यहाँ तरह तरह के पक्षी देखे जा सकते हैं। 12 पत्थर। नैनीताल से 3.5 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान पर्वतारोहियों का प्रिय स्थल है। हैंगिंग रॉक्स कहे जाने वाले यहाँ के पथरीले पर्वतों पर चढ़ रहे पर्वतारोहियों को देखना भी सुखद लगता है। टिफिन टॉप। पिकनिक मनाने लायक बहुत ही सुंदर ये स्थान नैनीताल से 4.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पैदल भी पहुँच सकते हैं और टट्टुओं द्वारा भी। इस शांत स्थान से आसपास के अति सुंदर दृश्य देखने का अपना एक अलग आनंद है। यहाँ कई अच्छे रेस्टोरेंट भी है। नैना पीक। नैनीताल से 6 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 2611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह जगह आसपास की 7 पर्वत चोटियों में सबसे ऊंची है। इसे चाइना पीक के नाम से भी जाना जाता है। वेधशाला। हनुमानगढ़ी से कुछ दूरी पर मनोरा पीक में स्थित ये वेधशाला देश की कुछ गिनी चुनी अत्याधुनिक वेधशालाओं में से एक है। ये सप्ताह में कुछ निश्चित समय में ही खुलती है। यहाँ एक विशाल दूरबीन है जिससे ग्रहों, उपग्रहों, तारों, चंद्रमा आदि की स्थिति देखी जा सकती है। खुरपाताल। नैनीताल से लगभग 9 किलोमीटर दूर ये स्थान भी काफी मनोरम है। यहाँ गोल्फ के कई अच्छे मैदान हैं। यहाँ पर पर्यटक मछलियाँ पकड़ने का अपना शौक पूरा करते हैं। किलबरी। नगर से 12 किलोमीटर दूर इस स्थान तक बस आदि का जाना मुश्किल होता है, अतः यहाँ किसी छोटे वाहन या टट्टू से जाएं। घने वृक्षों से घिरे इस सुंदर पिकनिक स्थल से प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ तरह तरह के वन्य जीवों और पक्षियों को देखने का भी आनंद उठाया जा सकता है। नैनीताल के आसपास भी कई दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें से प्रमुख है सातताल। नैनीताल से 21 किलोमीटर दूर स्थित इस स्थान पर वर्षों पहले 7 झीलें थीं। अब उनमें से सिर्फ 4 ही बची हैं। फिर भी यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य यथावत है। संग्रहालय। नैनीताल भीमताल मार्ग पर मेहरा गांव में स्थित ये संग्रहालय डॉक्टर यशोधरा मठपाल के प्रयास से बनाया गया है। इसमें इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र, उत्तराखंड के सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं, भित्ति चित्र और कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। भीमताल। नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से लगभग 4500 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस स्थान के संबंध में यह किंवदंती है कि यहाँ जो विशाल झील है उसका निर्माण महाभारत काल में हुआ था। ये झील बहुत सुंदर है। इसके मध्य में एक छोटा सा टापू है जहाँ एक रेस्टोरेंट भी है। इस रेस्टोरेंट में बैठकर आप झील में चल रही नौकाओं को निहारे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इस झील में स्वयं नौकायन करने पर अधिक आनंद आता है। रामगढ़। नैनीताल से 26 किलोमीटर दूर यह स्थान अपने खुले वातावरण और स्वच्छ हवा के कारण अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। यहाँ पर विभिन्न तरह के फलों के पेड़ बहुतायत में हैं, जिन्हें देखना बहुत सुखद प्रतीत होता है। यहाँ पर पर्यटक आवास गृह भी है। नौकुचिया ताल। भीमताल से 4 किलोमीटर और नैनीताल से 26 किलोमीटर दूर स्थित इस झील की बनावट हैरान करने वाली है। दरअसल इस झील के 9 कोने हैं, इसीलिए इसे नौकुचिया ताल कहा जाता है। मुक्तेश्वर। नैनीताल से 52 किलोमीटर दूर ये स्थान अंग्रेजों के शासनकाल में छावनी क्षेत्र था, मगर अब ये एक रमणीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। यहाँ से हिमालय की चोटियां बहुत अच्छी तरह दिखाई पड़ती हैं। रामनगर। नैनीताल से 65 किलोमीटर दूर कोसी नदी के तट पर बसा ये स्थान भी बहुत सुंदर है। यहाँ से प्राकृतिक दृश्य अत्यंत मनोरम दिखाई देते हैं। लोखाराम ताल। नैनीताल से 72 किलोमीटर दूर व समुद्र तल से 4000 फुट की ऊंचाई पर गोनिया ओखला कांडा स्थान पर लोखाराम ताल और हरीश ताल हैं। हालांकि अभी ये स्थान पर्यटन की दृष्टि से विकसित नहीं किए गए हैं, लेकिन अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटन योग्य स्थलों में निर्विवाद रूप से ये भी दर्शनीय है। पाठ 12। गुलिवर की लिलीपुट यात्रा। गुलिवर इन लिलीपुट। पाठ परिचय।
मान लीजिए आप किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाएं जहां के निवासी कुछ विचित्र हों, तब आप कैसा अनुभव करेंगे? कुछ ऐसा ही अनुभव गुलिवर को हुआ जब वो लिलीपुट नामक देश में पहुंच गया। पाठ का उद्देश्य: कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, समस्त पद, पर्यायवाची, विलोम, वर्तनी सही करना, कारक चिन्ह। विषय संवर्धन गतिविधियाँ: जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, संवाद। शिक्षा: हमें लोगों के प्रति दया भाव। रखना चाहिए। गुलिवर पानी के एक जहाज पर नौकरी करता था। एक बार जब वो दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह की ओर जा रहा था तो उसका जहाज एक समुद्री तूफान में फंस गया और देखते ही देखते समुद्र में डूब गया। गुलिवर जैसे तैसे तैरकर समुद्र के किनारे तक पहुंचा। तूफान में तैरकर किनारे तक पहुंचना आसान काम नहीं था। तैरते तैरते वो बहुत थक गया था, इसीलिए किनारे पर ही लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। जब वो जागा तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर पतले धागों से बंधा हुआ है। गुलिवर को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी कोई वस्तु उसके पैरों पर रेंगती रेंगती उसकी छाती पर आकर खड़ी हो गई है। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वहाँ एक छोटा सा आदमी खड़ा था जिसकी लंबाई मात्र 1 बालिशत थी। थोड़ी ही देर में ऐसे सैकड़ों आदमी उसके शरीर पर चढ़ गए। गुलिवर के जोर से चिल्लाने से वे सभी आदमी गिरते पड़ते और चीखते चिल्लाते भागे। अब गुलिवर ने सोचा कि मुझे उठना चाहिए। जब उसने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देखकर वो लोग गुलिवर के ऊपर तीर चलाने लगे। उनके तीर सुई के समान पतले पतले थे। अपने ऊपर तीरों की बौछार होती देख गुलिवर ने सोचा कि मुझे ऐसे ही चुपचाप लेटे रहना चाहिए। कुछ ही क्षणों में उन विचित्र प्राणियों ने तीर चलाना बंद कर दिया। उनमें से एक आदमी एक ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कुछ कहने लगा। गुलिवर ने उसे हाथ हिलाकर समझाया कि वो उनकी भाषा नहीं समझता। गुलिवर को तेज भूख लग रही थी। उसने अपना हाथ मुंह की ओर करके भूख होने का इशारा किया। ऊंचे स्थान पर खड़ा आदमी उसका इशारा समझ गया। कुछ ही देर में गुलिवर के मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों छोटे छोटे आदमी टोकरियों में खाने की चीजें लाकर उसके मुंह में उड़ेलने लगे। गुलिवर ने पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने पानी से भरे हुए अनेक कनस्तर उसके मुंह में उड़ेल दिए। खाने के बाद गुलिवर को नींद आने लगी और कुछ ही क्षणों में वो फिर से गहरी नींद में सो गया। खड़-खड़ की आवाज से जब गुलिवर की आँख खुली तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो लोग उसे एक गाड़ी में रखकर कहीं ले जा रहे थे। गुलिवर के दोनों ओर हथियार लिए छोटे छोटे लोग चल रहे थे। गुलिवर समझ गया कि उसे बंदी बना लिया गया है। जैसे ही गाड़ी लिलीपुट की राजधानी में पहुंची, वहाँ के निवासी गुलिवर को देखने के लिए छतों पर जमा हो गए। उन्हें गुलिवर की विशालकाय शरीर को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। लिलीपुट के बादशाह ने गुलिवर को एक पुराने मंदिर में बंदी बना लिया। शहर में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें गुलिवर झुककर प्रवेश कर सकता था। अन्य मकान तो खिलौनों जैसे दिखाई देते थे। लिलीपुट वासी गुलिवर के पहाड़ जैसे शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे और गुलिवर उनके छोटे से संसार को देखकर हैरान था। वहाँ पर कुछ शरारती लोग गुलिवर पर तीर चलाने लगे। एक तीर उसकी बाईं आंख पर लगा। ये देखकर सिपाहियों ने 6 लोगों को पकड़कर गुलिवर को सौंप दिया। गुलिवर को कुछ मस्खरी सूझी। उसने 5 लोगों को अपने कोट की जेब में डाल लिया और शेष एक को हाथ में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो भयभीत होकर चीखने चिल्लाने लगा। शीघ्र ही गुलिवर ने उन सभी को छोड़ दिया। छूटते ही सब गिरते पड़ते भाग गए। इस बात के लिए लिलीपुट वासियों ने गुलिवर की प्रशंसा की। लिलीपुट के बादशाह ने जब ये बात सुनी तो उसने भी गुलिवर की प्रशंसा की। लिलीपुट में रहते हुए गुलिवर को कुछ समय बीत गया। गुलिवर के भोजन करने से लिलीपुट वासियों की खाद्य सामग्री घटने लगी। इस बात से राज दरबार के लोग चिंतित होने लगे। वे सोचने लगे कि इससे देश में खाद्य सामग्री ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने गुलिवर को विषैले तीरों से मार डालना चाहा, परंतु बादशाह ने उनकी बात नहीं मानी और उसके भोजन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। साथ ही उसने गुलिवर को लिलीपुट की भाषा सिखाने के लिए 6 विद्वानों को नियुक्त कर दिया।
गुलिवर ने कुछ ही दिनों में उनकी भाषा सीख ली। गुलिवर के मृदु स्वभाव और व्यवहार से वहाँ के सभी लोग प्रसन्न थे। वो निडर होकर गुलिवर के पास आते, कभी वो उसके ऊपर उछलते कूदते तो कभी नाचने लगते। बच्चे उसके बालों में आँख मिचोली खेलते। गुलिवर उनके लिए एक खिलौना बन गया था। गुलिवर अपने बंदी जीवन से ऊब चुका था, इसीलिए उसने एक दिन बादशाह से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। बादशाह ने उसे मुक्त करना स्वीकार कर लिया, पर 2 शर्तें लगा दी। पहली ये कि वो बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं भी आ जा नहीं सकेगा, और दूसरी ये कि युद्ध के समय वो लिलीपुट वासियों की सहायता करेगा। कुछ दिनों बाद पड़ोसी देश ब्लेफुस्को के बादशाह ने एक लड़ाकू जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया। वो लिलीपुट पर हमला करना चाहता था। गुलिवर ने लिलीपुट वासियों की सहायता करने का विचार बनाया। उसने रस्सियां और कांटे लिए और ब्लेफुस्को की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी गुलिवर के लिए गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो महासागर के समान थी। गुलिवर खाड़ी में घुस गया और उसने वहाँ खड़े हुए जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचते हुए लिलीपुट की खाड़ी की ओर चल दिया। ब्लेफुस्को के सैनिक गुलिवर पर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उसका कुछ न बिगाड़ पाए। जब गुलिवर ब्लेफुस्को के जहाजों को लेकर लिलीपुट की खाड़ी में पहुंचा, तो वहां के बादशाह और निवासियों ने उसका उछल उछल कर स्वागत किया। बादशाह ने प्रसन्न होकर गुलिवर को देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन गुलिवर लिलीपुट की खाड़ी के किनारे घूमते घूमते दूर जा पहुंचा। वहाँ उसे पानी में एक बड़ा तख्त तैरता दिखाई दिया। वो एक उल्टी नाव थी। गुलिवर उसे देखकर खुशी से नाचने लगा। उसने वो नाव खाड़ी के किनारे बांध दी। अब गुलिवर को अपने देश की याद सताने लगी थी, इसीलिए उसने राजा से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने आज्ञा दे दी और नाव में भरपूर खाद्य सामग्री लगवा दी। खाड़ी के किनारे सभी लिलीपुट वासी एकत्रित हो गए। उन्होंने बड़े ही प्रेम से गुलिवर को विदा किया। गुलिवर अपने देश की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक जहाज दिखाई दिया। उसके संकेत करने पर जहाज के लोगों ने उसे देख लिया और ऊपर खींच लिया। सौभाग्य से यह जहाज उसके ही देश का था। उस जहाज के माध्यम से वो सकुशल अपने देश पहुंच गया। पाठ 13 बालक चंद्रगुप्त द चाइल्ड। पाठ परिचय। मनुष्य बुद्धिबल से अपना भाग्य भी बदल सकता है। आइए पढ़ते हैं एक ऐसे ही होनहार बालक चंद्रगुप्त की कहानी। पाठ का उद्देश्य कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना, उपसर्ग लगाकर शब्द बनाना, समस्त पद लिखना, विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, खोजबीन, शिक्षा, सफलता प्राप्त करने के लिए साहस व आत्मविश्वास जरूरी। बात उन दिनों की है जब मगध पर धनानंद का राज था। उसने मौर्य सेनापति को बंदी बना लिया था। सेनापति के कुटुंब का जीवन बड़े कष्टों में किसी प्रकार से बीत रहा था। एक बार मौर्य सेनापति के घर के सामने एक बालक खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने हुए थे और वो राजा। उन्हीं लड़कों में से वो किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर उन पर चढ़ता। वो किसी राजा की भांति दंड, पुरस्कार आदि देने का अभिनय भी कर रहा था। आचार्य चाणक्य उसी ओर से जा रहे थे। वे एक बुद्धिमान ब्राह्मण थे। उन्होंने उस बालक का ये खेल बड़े ध्यान से देखा। उनके मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने बालक के पास जाकर कहा, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। बालक ने राजा के समान उदारता का अभिनय करते हुए गायों को दिखलाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। चाणक्य ने हंसकर कहा, राजन, ये जिनकी गाय है वो मारने लगी तो? बालक ने सगर्व कहा, किसमें साहस है जो मेरे आदेश को ना माने? जब मैं राजा हूँ तब मेरी आज्ञा मानी ही जाएगी। चाणक्य ने आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उस बालक की माँ आ गई और चाणक्य से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, ये बड़ा दुष्ट बालक है। अगर इससे कोई अपराध हुआ है तो इसे क्षमा कर दीजिए। चाणक्य ने कहा, नहीं, ये बड़ा होनहार बालक है। इसकी उन्नति के लिए तुम इसे राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रुआसी होकर बोली, हम लोगों पर राजखूप है और इसके पिता राजा की आज्ञा से ही बंदी बनाए गए हैं। बालक का कुछ अनिष्ट न होगा। तुम इसे अवश्य राजा के राज दरबार में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए।
उस बालक की माँ एक दिन डरते डरते अपने बेटे को लेकर राजसभा में पहुंची। उसी दिन किसी अन्य राजा ने मगध की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा था। साथ ही ये कहलवाया था कि मगध के राजा और उनके सभी दरबारी पिंजरे को खोले बिना ही इसे खाली करके दिखाए। उस जमाने में राजा एक दूसरे के बल, बुद्धि आदि की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वो तरह तरह के उपाय करते थे। धनानंद एक निष्ठुर और मूर्ख राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस तथा मूर्ख मंत्रियों से भरी रहती थी। सारी राजसभा पिंजरे को खाली करने पर विचार कर रही थी, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अपनी माता के साथ वो बालक भी ये लीला देख रहा था। वह भला कब मानने वाला था। उसने कहा, मैं खाली कर दूंगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की ढिठाई भी कम न थी। राजा धनानंद को भी आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, ये कौन है? पता चला कि ये राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था, धनानंद की निष्ठुरता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी। वो बोला, यदि तू इसे खाली ना कर सका तो तू भी इसी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने सोचा कि ये मुसीबत कहाँ से आ पड़ी, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसे गौर से देखा। फिर उसने सभा में दरबारियों से एक लोहे की सलाख लाने के लिए कहा तथा अग्नि प्रज्वलित करने के लिए लकड़ियां मंगवाई। राजा के आदेशानुसार सब वस्तुएं ला दी गई। बालक ने अग्नि पर सलाख गर्म की और उससे सिंह को गला दिया। इस प्रकार पिंजरा खाली हो गया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से एक सम्राट बना और चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पाठ 14, आग की खोज, इन्वेंशन ऑफ फायर। पाठ परिचय। यह पाठ मानव के विकास की कहानी कह रहा है। इसमें हजारों वर्ष पहले आदि मानव द्वारा आग के आविष्कार की कहानी का वर्णन है। आग का आविष्कार तथा उपयोग मानव सभ्यता की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। पाठ का उद्देश्य कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, प्रत्यय, संज्ञा शब्द, संकेतों की सहायता से शब्द पहेली पूरी करना, कारक चिन्ह, विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, परियोजना कार्य, संवाद, शिक्षा। आग की खोज आदि मानव ने की थी। लाखों वर्ष पहले के मनुष्य पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के बीच जंगलों में रहा करते थे। उनका शरीर घने बालों से ढका रहता था। उनका मुंह और जबड़ा बड़ा होता था। सर्दी, गर्मी, वर्षा व हिंसक जानवरों से बचने के लिए उनके पास घर नहीं थे। वे पेड़, घनी झाड़ियों और गुफाओं में रहते थे। उन्हें आदि मानव कहा जाता था। संयोग से आदि मानव को आग का पता चल गया। एक बार वो शिकार करने जा रहे थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, अतः उन्होंने एक बड़े पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए पत्थर पर पत्थर से प्रहार किया। इससे चिंगारी निकली। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने दूसरी बार फिर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर उसी तरह मारा। फिर वैसी ही लाल पीली चिंगारियां निकली। ये चिंगारियां नीचे पड़ी सूखी घास पर जा लगी। इससे घास जलने लगी। आदि मानव उसे हैरानी से देखने लगे। इससे उन्हें प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव हुआ। यह उनके लिए एक नई चीज थी। इससे वो बहुत प्रसन्न हुए और नाचने लगे। घास, पात और लकड़ी डालकर वो उसको जलाए रखने की कोशिश करने लगे। संयोग से एक बार किसी के हाथ से एक मांस का टुकड़ा आग में गिर गया। उसने उसे उठाकर खाया तो वो बहुत स्वादिष्ट लगा। अब तो इस आग को बनाए रखने की उनकी इच्छा और भी प्रबल हो उठी। ये थी आग की खोज। आग का पता तो चल गया, पर उसको जलता कैसे रखा जाए, ये उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। उन्होंने फिर से दो पत्थरों को एक दूसरे से रगड़ा। इससे आग जलती और सरलता से पैदा हो गई। उनकी प्रसन्नता बढ़ी। फिर उन्होंने उनमें से एक पत्थर के बीच में गड्ढा कर लिया। फिर उसी पत्थर की एक पतली लंबी खूंटी भी बना ली। तत्पश्चात उन्होंने पत्थर के टुकड़े में किए गए गड्ढे में पत्थर की खूंटी को चारों ओर जोर से घुमाया। पत्थरों की रगड़ से एक चिंगारी निकली और पास की सूखी घास में आग लग गई। उन्होंने समझ लिया कि इन दो पत्थरों की रगड़ से कभी भी आग पैदा की जा सकती है।
वो उनको बड़ी सावधानी से रखने लगे। ये पत्थर चकमक के पत्थर थे। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि लोहे और पत्थर की रगड़ से भी आग पैदा की जा सकती है। इस खोज से आग को पैदा करने में बड़ी सरलता हो गई। गांव वाले आज भी इस युक्ति को काम में लाते हैं। अब वे सोत की डोरी को बांस की नली में डाले रखते हैं और चकमक पत्थर को लोहे के टुकड़े से रगड़कर आग उत्पन्न कर लेते हैं। आग पैदा करने के प्रयोग चलते रहे। धीरे धीरे दियासलाई का आविष्कार हुआ। दियासलाई के बड़े बड़े कारखाने लगे। राजस्थान के कोटा शहर में दियासलाई का एक महत्वपूर्ण कारखाना है। आज हमारे लिए आग जलाना बहुत सरल काम हो गया है। हम उसे कोई महत्व नहीं देते, पर जब हम ये सोचते हैं कि यदि आग नहीं होती तो हम क्या करते, तब इस खोज का महत्व हमारी समझ में आता है। आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है। पाठ 15 शिक्षा एजुकेशन। पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में जीवन में शिक्षा के महत्व तथा उपयोगिता को उजागर किया गया है। पाठ का उद्देश्य कौशल, सस्वर वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, शब्द युग्म, भाववाचक संज्ञा, संयुक्ताक्षर, विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, संवाद। शिक्षा सबके लिए आवश्यक है। जीवन का सार है शिक्षा। हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा। खुशियों का संसार है शिक्षा। जीवन का आधार है शिक्षा। ज्ञान का आधार है शिक्षा। विज्ञान का आधार है शिक्षा। फूलों की डाली है शिक्षा। जीवन की लाली है शिक्षा। नीति मूल्य सन्मार्ग है शिक्षा। भिक्षा नहीं अधिकार है शिक्षा। कटु नहीं मिठास है शिक्षा। जीवन की एक आस है शिक्षा। मान सम्मान का प्रतीक है शिक्षा। जन जन का गीत है शिक्षा। बच्चों का संसार है शिक्षा। जीवन का सार है शिक्षा।